तो तेज उतार चढ़ाव के बीच में बाजार अभी भी कामकाज कर रहा है। यही बात हम आपसे सुबह भी बता रहे थे कि जब तक 21,650 पार ना हो निफ्टी पे ट्रस्ट ना कीजिएगा। बैंक निफ्टी पे भी अभी ट्रस्ट करने का मौका नहीं है। अभी बाजार के अंदर जो रिकवरी आएगी वो उतनी फास्ट नहीं आएगी। एचडीएफसी ने आपके कन्विक्शन लॉस भी किया है, सिर्फ लेवल्स का लॉस नहीं किया, कन्विक्शन का भी लॉस हुआ। ऊपर से एफआईज ने माल बेचना शुरू किया, वो एचडीएफसी की ही ट्रिगर से हुआ। 4 में से 3 ट्रिगर्स जा चुके हैं एचडीएफसी, 2 वीकली एक्सपायरी, एक है वो है रिलायंस। आज अगर आप देखें रिलायंस भी झूल ही रहा है, वो भी कोई बहुत अच्छा एग्रेशन नहीं दिखा रहा नंबर से पहले, ठीक ठीक एचडीएफसी की तरह ही। और एचडीएफसी ने फिर से अपने आप को लाल निशान में ड्रैग कर दिया। अब अपनी स्क्रीन पे थोड़ी देर पहले देख भी पा रहे थे। तो जो एक लीडरशिप की प्रॉब्लम है वो दिख रही है, जो गया वो भी, जो आ रहा है वो भी, उसमें लीडरशिप का भी एब्सेंस दिख रहा है। दूसरा पॉइंट है, क्योंकि आप जब रिकवरी करते हो तो आपको लेवल्स जो टूटे हुए होते हैं उसका डैमेज को रिपेयर करना होता है। वो लेवल्स का डैमेज रिपेयर नहीं हो रहा। जैसे कि 21,800 के ऊपर आपको क्लोजिंग चाहिए तो डैमेज का रिपेयर होना शुरू होगा। आपको 46,500 या 47,000 के ऊपर की क्लोजिंग चाहिए तब बैंक निफ्टी का डैमेज रिपेयर होगा। तो वो दोनों ही नहीं हो रहे, दोनों ही वहाँ से फिसल रहे हैं। तो इसलिए थोड़ा सावधानी रखिए। इसलिए हम तो कोशिश कर रहे हैं कि छोटी छोटी ऑप्शंस के ज़रिए नियर बाय की फटाफट से पैसा बनवा के आपको थोड़ा जल्दी जल्दी फ्री करने के चक्कर में रहते हैं। और आपसे मैं कई बार कह चुका हूँ कि मार्केट अभी चढ़ता सीढ़ियों से, आता लिफ्ट से, और अभी इसको थोड़ा सा रुकना पड़ेगा, ये उतनी जल्दी ऊपर नहीं आएगा। मैं उम्मीद करता हूं कि रिलायंस के नंबर जो मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा है थोड़े वीक होंगे, इसके जस्ट उल्टे आने चाहिए। अगर नंबर स्ट्रांग आ जाते हैं तो आपका काम बन सकता है। रिलायंस के नंबर नहीं होंगे, बल्कि वो बाजार का एक सपोर्ट भी होगा। तो इसलिए रिलायंस को सिर्फ रिलायंस के होल्डर्स तक ना माने, बल्कि ये बाजार का भी एक अहम सपोर्ट का ट्रिगर का काम करेगा। मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, अभिषेक और प्रियंका अगले 1 घंटे हमारे साथ रहेंगे। उन मेहमानों से हम जरा समझेंगे कि आज जब फ्राइडे का सेशन हो, रिलायंस के नंबर आए, कल एक स्पेशल सेशन होना है, फिर सोमवार को कैसे आपके सौदे कटेंगे या क्या होगा, उसके लिए आशीष कपूर जी, राजेश पालविया, मितेश पंचाल और अमोल अठावले हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रियंका मेहमानों से उनको इंट्रोड्यूस करवा के आगे फटाफट से रणनीति बता रही हैं। एब्सोल्युटली, तो फ्रिजल आउट तो हुए हैं गेंस, और स्पेशली लेकिन आप ये भी देखें कि लार्ज कैप बैंक्स में आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक, इनका सपोर्ट बाजार को मिला हुआ है। भले ही एचडीएफसी बैंक से, हैवी वेट से नहीं मिला हुआ सपोर्ट, इसीलिए फ्रिजल आउट भी हुए हैं। तो इसके क्या मायने हैं? अब क्या इंडिविजुअल स्टॉक्स की अर्निंग्स पे ही ट्रेड होगा और कोई क्लियर ट्रिगर, क्लियर डायरेक्शन बाजार को एटलीस्ट नहीं मिल पा रही है? ये समझ लेते हैं। आशीष कपूर फंडामेंटल नजरिया देंगे, लेकिन पहले क्विक एक चेक इस वक्त लेवल्स पर ले लेते हैं। अपने 20 डीएमए के आसपास ही इनफैक्ट सपोर्ट किया हुआ है बाजार ने। राजेश, अगर आप इंडेक्स के लिहाज से देखें, जैसे थोड़ी सी मैनेजमेंट सी दिख रही है इंडेक्स मैनेजमेंट में। हालांकि बैंक्स में आप देखें तो लार्ज कैप बैंक्स वीक नहीं हुए, आईसीआईसीआई और एक्सिस बैंक, लेकिन हैवी वेट्स अगर चलेंगे नहीं तो ऊपर के लेवल्स आएंगे कैसे? आप इस वक्त व्यू क्या बना रहे हैं इंडेक्स पर? क्या हम थोड़ा समय क्योंकि निफ्टी पर आप देखें तो सारे सेक्टर्स ने, इनफैक्ट पूरा आप आईटी को भी नहीं कह सकते कि पूरा आईटी चल रहा है, आईटी के भी कुछ काउंटर्स नीचे भी हैं और इन्फोसिस जैसे काउंटर्स ऊपर भी हैं। एफएमसीजी, अगर आप फार्मा की बात करें, वहां पर भी कुछ हैवी वेट्स थोड़ा सा प्रेशर बना रहे हैं। तो ऐसे रीड कैसे करना चाहिए बाजार को? क्या क्लियर डायरेक्शन दिख रही है इस वक्त? गुड आफ्टरनून प्रियंका जी, गुड आफ्टरनून एवरीवन। सो देखिए, मार्केट में जो पिछले 2-3 ट्रेडिंग सेशन में एक सिग्निफिकेंट सेल ऑफ या प्रॉफिट टेकिंग मिला है, उसके चलते हमने देखा है थोड़ा सा कॉन्फिडेंस शेकआउट हुआ है लार्ज कैप स्पेस में, जिसके जरिए हम देख रहे हैं कि इंडेक्स में अभी आज के सेशन में भी जो पुल बैक बना है, वहां पे भी कहीं ब्रॉड बेस्ड बाइंग एक्शन में कन्वर्ट होते हुए नहीं दिख रहा है। अभी भी बहुत स्टॉक स्पेसिफिक ही मोमेंटम यहाँ पे मार्केट में बनते हुए दिख रहे हैं। तो हमें लगता है कि मार्केट थोड़ा वेट कर रहा है अर्निंग्स के लिए, किस तरीके से अर्निंग्स आनी है, हैवी वेट बैंकिंग स्टॉक्स के अर्निंग यहाँ पे आनी है। तो वो जिस तरीके से एचडीएफसी के नतीजों के बाद मार्केट को एक नेगेटिव सरप्राइज मिला, जिस तरीके के फॉल देखने को मिले, तो मार्केट थोड़ा सा बैकफुट पे है अभी, और हमें लगता है थोड़ा कंसोलिडेशन रहेगा। निफ्टी के लेवल्स की बात करें तो 21,500 जो कि एक इमीडिएट सपोर्ट एरिया है, जहाँ पे अगर हम डेटा भी देखें तो जो आज पुट बेस जो बना हुआ है अभी नियर टर्म के हिसाब से, वो 21,500 की स्ट्राइक पे मेजर पुट बेस बना हुआ है, और हायर साइड पे 21,700 पे कॉल राइटिंग एक्टिविटी है। तो एक छोटी ही दायरे में ही मार्केट, हमें लगता है निफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से तो कंसोलिडेट करता हुआ दिखेगा। लेकिन बैंक निफ्टी में अभी भी स्ट्रक्चर देखें तो वहां पे अभी भी शॉर्ट पोजिशंस ओपन है। जब तक हम 46,000 के लेवल को क्रॉस करने में कामयाब नहीं होते बैंक निफ्टी स्पॉट पे,
हमें लगता है शॉर्ट्स ट्रेड अभी भी यहाँ पे मार्केट में रहेंगे और वो बैंक निफ्टी में दबाव बनाते हुए दिखेंगे। ऑन द डाउन साइड 45,500 अगर टूट जाता है तो ये प्रेशर फर्दर एक्सटेंड होते हुए दिखेगा टुवर्ड्स 45,000 ऑल्सो। सो बैंक निफ्टी थोड़ा सा वीक लग रहा है यहाँ पे और हमें लगता है वहीं से एक प्रेशर मार्केट में बना हुआ है और ये काफी अहम लेवल है 45,500। अगर वो टूटता है तो हमें लगता है कि फर्दर प्रेशर बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों में आता हुआ दिखेगा। ओके तो यानी आपको थोड़ा सा प्रेशर दिख रहा है, लेवल्स को तो वॉच करना होगा और इंडिविजुअल ट्रेड्स पिक करने होंगे। जहां नंबर्स की अच्छी एंटिसिपेशन है वहां पर आप देखिए वीकनेस नहीं है। ठीक है, बेट्स भी समझ लेते हैं। आज के स्पेसिफिक आइडियाज क्या है फिर हमारे एक्सपर्ट्स के। मितेश पांचाल भी है हमारे साथ और आशीष आपके पास भी आएंगे एक बाजार पर नजरिया लेने के लिए, लेकिन पहले क्विकली अब इस वक्त की ट्रेडिंग बेट समझ लेते हैं। मितेश, गुड आफ्टरनून, बताएं आप कैसे ट्रेड करेंगे आज, क्या रेकमेंड कर रहे हैं? गुड आफ्टरनून प्रियंका जी, गुड आफ्टरनून टू द पैनलिस्ट। दो स्टॉक्स है जहां पे हमारी रिकमेंडेशन है और सिस्टम और मेथड के हिसाब से यहाँ पे एक ट्रेंड रिवर्सल है और हमें लग रहा है कि दोनों स्टॉक अगले 1 से 3 महीने में मार्केट को सरप्राइज करेंगे। सबसे पहला है गुजरात गैस। अगर आप गुजरात गैस का चार्ट देखो तो लोअर लेवल से बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग रिकवरी मिली है। 397 के लो से अगर क्वार्टरली चार्ट के ऊपर देखे तो हार्ट ऑफ हार बॉटम फॉर्मेशन है और इंटरेस्टिंगली स्टॉक ने सितंबर क्वार्टर का 533 का जो हाई था वो क्रॉस किया है और सक्सेसफुली उसके ऊपर ही ट्रेड कर रहा है। तो हमारे हिसाब से गुजरात गैस में एक ट्रेंड रिवर्सल है, बाय करना चाहिए करंट लेवल के ऊपर। आपका स्टॉप लॉस रहेगा 495, पहला टारगेट रहेगा 610, दूसरा टारगेट रहेगा 650। दूसरा है हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड। 2021 से लेके अब तक स्टॉक ने नेगेटिव या फ्लैट रिटर्न दिया है और अगर आप देखें एचयूएल का चार्ट तो क्वार्टरली चार्ट के ऊपर सितंबर 2021 में 2859 का जो हाई किया था वो कभी भी पार नहीं किया उसने क्लोजिंग बेसिस के ऊपर और सस्टेन भी नहीं किया। हमें लग रहा है कि अब की बार जो है इसमें एक ट्रेंड रिवर्सल है और कहीं ना कहीं स्टॉक जो है वो बहुत ही बड़ी रैली दिखाएगा और सरप्राइज करेगा। तो एचयूएल में 2564 के ऊपर खरीदारी की सलाह रहेगी। स्टॉप लॉस यहाँ पे रहेगा 2480 और टारगेट रहेगा 2750 पहला, दूसरा टारगेट रहेगा 2800 का। मितेश जी, एक चीज़ पूछनी है आपसे। आप तो खैर टेक्निकल लेवल के आधार पर ये सारे के सारे ट्रेड बता रहे हैं, लेकिन एचयूएल के नतीजे भी आने हैं, तो ट्रेड नतीजों का वेट कर लें, क्या सलाह होगी आपकी? देखिए अभिषेक जी, हम सिस्टम और मेथड के हिसाब से ही चलते हैं। तो जब हमने हमारी जो थॉट प्रोसेस है उसको सिस्टम के हवाले कर दिया है तो हम लोग आरबीआई पॉलिसी हो फॉर एग्जांपल या बजट हो या फिर कोई इन्फ्लेशन का फिगर और आईआईपी हो या रिजल्ट हो उसके ऊपर हम लोग ज्यादातर ध्यान नहीं देते हैं क्योंकि वो 1 या 2 डेज के मूव होते हैं, उसके बाद अपनी रफ्तार स्टॉक खुद डिसाइड कर लेता है। तो हमारे हिसाब से डेफिनेटली क्योंकि सिस्टम और मेथड से हम लोग जुड़े हुए हैं और वही एग्जैक्टली करते हैं जो सिस्टम और मेथड बता रही है, तो हमारे लिए डेफिनेटली एज ऑफ नाउ ही बाय रहेगा। अगर दर्शकों का व्यू या किसी और का व्यू ऐसा है कि एक बार एचयूएल का रिजल्ट पैन आउट होने के बाद ही लेना है तो वो ले सकते हैं, लेकिन एज फार एज आर सिस्टम इज कंसर्न तो हम सिस्टम के हिसाब से जाते हैं, इसलिए करंट लेवल के ऊपर ही बाय रिकमेंडेशन की सलाह रहेगी। ठीक है, एचयूएल के लेकर ये व्यू भी हो जानी चाहिए। राजेश जी, आपके फोकस में कौन से शेयर हैं, क्या ट्रेड करने की सलाह देंगे आप? अभिषेक जी, पहला स्टॉक जो पसंद आ रहा है वो भेल भारत हेवी इलेक्ट्रिकल। ये स्टॉक में क्लियर आउट परफॉर्मेंस बना हुआ है। जिस तरीके से स्टॉक में सीरीज ऑफ हायर बॉटम फॉर्मेशन है, एक सस्टेन बाइंग एक्शन यहाँ पे देखने को मिल रही। हमें लगता है यहाँ पे आज भी एक अच्छा मोमेंटम कंटिन्यू होते हुए दिख रहा है। 228 230 तक की अपसाइड के टारगेट एक्सपेक्ट कर रहे हैं। स्टॉप लॉस रखेंगे इसमें करीब हम 217 के आसपास। जो दूसरा स्टॉक बाय करेंगे वो ओएमसी कंपनीज में से एचपीसीएल हिंद पेट्रो को हम यहाँ पे बाय करने की सलाह देंगे। अगर आज देखें तो ऑयल एंड गैस सेक्टर एज वेल एज ओएमसी में एक अच्छा मोमेंटम बना हुआ और कंटिन्यूटी बनी हुई है एक अप ट्रेंड की। अगर वीकली मंथली चार्ट देखें तो स्टॉक में एक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड यहाँ पे कंटिन्यू होते हुए दिख रहा है। हिंद पेट्रो के टारगेट हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं जो आ सकते हैं करीब 480 की तरफ ये टारगेट आते हुए दिख सकते हैं। स्टॉप लॉस रखेंगे करीब 458 के आसपास। तीसरा स्टॉक जो बाय करना है वो है एनएमडीसी का। एनएमडीसी में देखें तो एक माइल्ड प्रॉफिट बुकिंग के बाद स्टॉक में वापस से अब एक रिवर्सल बनते हुए दिखा है और जिस तरीके से स्टॉक में लोअर साइड से 200 के आसपास से एक बेस बना के वापस रिकवरी का ट्रेंड बना है, हमें लगता है एनएमडीसी में मोमेंटम एक्सटेंड होते हुए दिखेगा। 217 तक के अपसाइड के टारगेट एक्सपेक्ट कर रहे हैं। स्टॉप लॉस रखेंगे करीब 205 के आसपास।
जीएसजी की तरफ से और तीनों अलग अलग सेगमेंट से है। एक चीज़ कॉमन है कि अपनी चाल से सरप्राइज किया है कहीं ना कहीं एनएमडीसी ने भी, एचपीसीएल ने भी, और कमाल की रैली हमने देखी है। अमोल, आपके रडार पर कौन से शेयर हैं, आप क्या रेकमेंड करेंगे आज के लिए? जी, मुझे एक एबीबी अच्छा लग रहा है एट करंट लेवल्स 4800 के आसपास चल रहा है। टारगेट उसका पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे लग रहा है कि 5000 और 5050 यहाँ तक जा सकता है और स्टॉप लॉस उसका रहेगा 4690। आई थिंक एक वीकली फॉर्मेशन अभी भी इंटैक्ट है, स्टॉक इतना करेक्ट नहीं हुआ, मार्केट वोलेटाइल था बट स्टॉक स्टेबल है, हायर बॉटम फॉर्मेशन है वीकली चार्ट्स पे। तो अगर ये रिवर्सल कन्वर्ट हो गया तो ये स्टॉक आने वाले दिनों में एक अच्छा खासा रैली दे सकता है। और दूसरा मैं एक मोमेंटम पिक ब्रेकआउट्स के ऊपर ध्यान दे रहा हूँ, वो है अपोलो हॉस्पिटल। आई थिंक 6045 के आसपास चल रहा है और पोजिशनल उसका टारगेट रहेगा 6285 और स्टॉप लॉस उसका रहेगा 5925। एक रेंज ब्रेकआउट के बाद स्टॉक कंसिस्टेंटली हायर लेवल्स पे सस्टेन हो रहा है, तो टेक्सचर ये बता रहा है कि आगे जाके भी ये मोमेंटम में कंटिन्यू रह सकता है। ट्रेड अब आप अमोल ठावले की तरफ से आप देख पा रहे थे। एक काम करते हैं जरा फटाफट से आपको एक ऑप्शंस का ट्रेड भी बताते हैं, फिर जरा मैं आशीष सर से ना एक बातचीत करेंगे रिलायंस इंडस्ट्रीज के नंबर से पहले। नंबर्स भी बताऊंगा कैसे अनुमान आ रहे हैं, फिर आशीष जी आपको बताएंगे करना भी क्या है, कि कुछ सौदा लेके जाना है कि नहीं। पहले ऑप्शंस का ट्रेड। ध्वनि बताएं कौन सा ऑप्शन चुना आपने? गुड आफ्टरनून। आज का हमारा ऑप्शन का ट्रेड जो रहेगा वो इंडिया होटल में रहेगा। 480 का कॉल ऑप्शन खरीद के चलना है। स्टॉक ऑलरेडी आज 4% की तेजी के साथ अभी ट्रेड कर रहा है। इसके डेरिवेटिव डेटा सजेस्ट करते हैं कि ऊपर की तरफ 500 तक के स्पॉट लेवल में इसके टारगेट मिल सकते हैं, तो इसको कॉल ऑप्शन के जरिए ट्रेड करें। 7 रुपए से करीब ये चल रहा है, अभी 8 रुपए इसका प्राइस हो चला है, तो आप करंट लेवल से भी इसको बाय कर सकते हैं। इसका स्टॉप लॉस जो है वो 4.5 का ही मेंटेन करें। टारगेट जो है वो 12 का रहेगा पहला, और उसके बाद फर्दर इसके अंदर मोमेंटम देखें तो 15 तक का भी आपको टारगेट मिल सकता है। और लॉट साइज इसका 2000 है, तो उसी हिसाब से आपका अधिकतम नुकसान और फायदा कैलकुलेट करें। 1:2 का इसके अंदर मिनिमम रिस्क रिवॉर्ड बैठता है करंट लेवल से भी, तो बाय करके इंडिया होटल में बुलिश साइड की स्ट्रैटेजी रहेगी। बहुत बढ़िया। 175 पॉइंट अभी निफ्टी ऊपर आ चुका है और होटल वाले स्टॉक्स तो वैसे भी बजिंग है, और इस समय इंडियन होटल्स बकायदा दिन के ऊपरी स्तरों पर भी खड़ा है। 4% तक का मूव है। ट्रेंडिंग होना चाहिए ऑप्शंस की, तो पहली ये कंडीशन ही होती है। 480 वाली कॉल स्ट्राइक की पकड़ो, सामने सामने एट द मनी है, जहाँ पे खड़े हो वहीं की कॉल। प्लेन वेनीला है, 8 रुपये में मिलेगी। 4.5 का स्टॉप लॉस लगाओ, 12 का टारगेट है। प्रॉफिट लॉस हमने रफ में लॉट साइज के हिसाब से कैलकुलेट करके रख दिया, 10 और 5000 यानी कि 1:2 का रेशियो है। ध्वनि शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच ये आज का ऑप्शंस का ट्रेड बताने के लिए। आगे बढ़े आशीष सर, अभी ना आपके सामने एक मैं जरा रिलायंस इंडस्ट्रीज के नंबर्स रख रहा हूँ, और नंबर्स में ज़्यादातर एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि थोड़े थोड़े सेगमेंट ऐसे होंगे जो कि थोड़े वीक होंगे, जिसके से ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी थोड़ी कम होगी। ग्राफिक्स के जरिए मैं नंबर आपकी स्क्रीन पर रख रहा हूँ, लेकिन प्राइस को देख के भी ऐसा लग रहा है कि शायद थोड़ा रुकेगा रिलायंस पे। पूरी तरह से रिलायंस यानी कि ट्रस्ट करें, या फिर अभी थोड़ा नंबर्स को पास हो जाने दें फिर देखें इसको? हाँ जी, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी ओवर। मैं देखो रिलायंस का वैसे भी और किसी भी शेयर का रिजल्ट से पहले थोड़ा अनुमान लगाना किस तरफ ट्रेड जाएगा, जैसे हमने एचडीएफसी बैंक के साथ भी देखा कि लग ऐसे रहा था कि लॉन्ग होना चाहिए, बट वो काफी गलत निकला। तो मेरे को ऐसे ट्रेड मानना बहुत मुश्किल लगता है कि बिल्कुल रिजल्ट से पहले कैसे किया जाए। बट ओवरऑल मैं समझूंगा कि चाहे रिलायंस इंडस्ट्रीज हो या जो बाकी के लार्ज कैप स्टॉक्स हैं जिनकी परफॉर्मेंस ज्यादा अच्छी नहीं रही, चाहे वो रिलायंस इंडस्ट्रीज हो या एचडीएफसी बैंक हो या आईसीआईसीआई बैंक हो, मेरे मुताबिक एक इन्वेस्टर के लिए अपॉर्चुनिटी है। अब वो इमीडिएटली रिजल्ट के बाद चलेगा या नहीं चलेगा मेरे को नहीं पता, बट अगर आप इन्वेस्टर हैं और आपके पास पैसा है जो आप लंबी वक्त तक लगा सकते हैं, तो मेरे मुताबिक कोई वेट करने की जरूरत नहीं होती। रिलायंस में आप अभी भी निवेश कर सकते हैं। अगर किसी वजह से रिजल्ट के बाद नीचे आता है थोड़ा और ऐड कर लें, थोड़ी सी गुंजाइश ऐड करने की छोड़ दें। बट मेरे को नहीं लगता कि आपको इस चीज में बहुत ज्यादा ध्यान देना चाहिए
कि उससे रिजल्ट से पहले लें या रिजल्ट के बाद लें, क्योंकि रिजल्ट के बाद मार्केट का क्या रिएक्शन होता है वो किसी को जानना बहुत ही मुश्किल, मेरे मुताबिक असंभव है। हम बड़ी कोशिश करते रहते हैं बट वो एक असंभव चीज की कोशिश कर रहे हैं। और दूसरा मेरे को लगता है कि मार्केट मेरे मुताबिक, आई कैन बी वेरी रॉन्ग, जो आज पुल बैक आया है वेरी वेरी इंकरेजिंग, क्योंकि आपका जो फॉल हुआ था वो एक तरह से जो भी लेवल्स के नीचे आया था तो ऐसा लग रहा था कि थोड़ा सा लंबा खींचेगा ये करेक्शन। मेरे मुताबिक आज का बिल्कुल शुरू से लेके एंड तक मार्केट पॉजिटिव रही है और काफी अच्छी तरीके से अभी तक चली है। मेरे को लगता है कि काफी पॉजिटिव इंडिकेशन है, और अगर रिजल्ट्स में कोई बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटमेंट, खास करके रिलायंस, आईसीआईसीआई बैंक जो कि अभी आने वाले हैं रिजल्ट्स, उनमें अगर कोई खास डिसअपॉइंटमेंट नहीं आती तो मेरे को लगता है कि मार्केट यहाँ से अच्छा खासा ऊपर की तरफ निकल सकता है और सरप्राइज कर सकता है, क्योंकि ज्यादातर मार्केट पार्टिसिपेंट से मान के चल रहे हैं कि ये करेक्शन का फेज चलेगा और इसको सरप्राइज कर सकता है ऑन द अपसाइड, अगर रिलायंस और आईसीआईसीआई बैंक डिसअपॉइंट ना करें अपने रिजल्ट्स। सर मैं आपकी बात से टेकन है, सरप्राइजेस मार्केट को बहुत पसंद है और ये सरप्राइजेस मार्केट अपर साइड पे भी दे सकता है। और आज आपको जो बाजार थोड़ा रुका हुआ है इस पे आप ट्रस्ट कर रहे हैं। रिलायंस को खरीदने से नंबर से पहले सिर्फ नंबर हंटिंग के नाम पर रिलायंस को लेना चाहिए, ऐसा उसमें आप बिलीव नहीं करते। लेकिन हाँ, स्ट्रक्चरल स्टोरी थीम ठीक है रिलायंस की, ये बात भी आप सातों हाथ बता रहे हैं। मैं आपको दिल्ली की ठंड से सीधा दावोस लिए चलता हूँ, स्विट्जरलैंड, क्योंकि वहाँ पे 54वें वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में इस बार की जो थीम है वो है रीबिल्डिंग ट्रस्ट। इस कॉन्क्लेव में भारत की एक अहम हिस्सेदारी है। डावोस से टाइम्स नेटवर्क की नेशनल एडिटर अनुया यादव की इस खास रिपोर्ट को आप देखिए। Hello, we are here at the 54th annual meeting of World Economic Conclave here at Davos, for which the theme this year is Rebuilding Trust. और देखिए, Rebuilding Trust इसलिए रखा गया है ताकि नई अपॉर्चुनिटीज जो है टेक्नोलॉजी की मदद से जो डिसीजन मेकिंग में ज्यादा मदद करे, ज्यादा से ज्यादा ग्लोबल पार्टनरशिप्स यहाँ पर देखने को मिले, इस वजह से रखा गया है। मैं इस वक्त प्रोमेनाड स्ट्रीट पर डावोस में यहाँ पर मौजूद हूँ और मैं बता दूं आपको कि 60 से 70 पवेलियंस यहाँ पर सिर्फ आपको इस स्ट्रीट पर नजर आ जाएंगे। खूबसूरत बात यह कि इस बार भारत से करीब करीब 10-12 यानी कि दर्जन भर पवेलियंस जो है वो आपको यहाँ पर भारत के दिख जाएंगे, फिर चाहे कंपनियों के हो या फिर राज्यों के हो। मेरे पीछे मैग्नेटिक महाराष्ट्र का जो पवेलियन है वो आप देख सकते हैं। खासतौर पर भारत से यहाँ पर अश्विनी वैष्णव, हरदीप पुरी और स्मृति ईरानी जो है वो डावोस में पहुंचे हैं। अश्विनी वैष्णव अब से कुछ देर बाद महाराष्ट्र के पवेलियन का इनॉग्रेशन करने वाले हैं। सीएम शिंदे जो है वो अपनी पूरी टीम के साथ यहाँ पर मौजूद है और खास तौर पर महाराष्ट्र का जो मकसद है मैं आपको बता दूं वो इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज जो है अपने राज्य में उसको बढ़ावा देने के लिए यहाँ पर पूरी की पूरी टीम मौजूद है। हम आपको बता दें कि डेलीगेशन का जो खास तौर पर मकसद है वो ये कि इन्वेस्टमेंट पोटेंशियल के साथ साथ जो रोबस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर है यहाँ पर, साथ ही साथ पॉलिसीज हैं, फेवरेबल पॉलिसीज जो हैं वो कंपनियों के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए जो और बेहतर करती है इंडस्ट्रीज के लिए, उन्हें ज्यादा से ज्यादा यहाँ प्रमोट करने के लिए पहुंचे हैं। ज्यादा से ज्यादा ग्लोबल टू अट्रैक्ट मोर ग्लोबल इन्वेस्टर्स। I hear Magnetic Maharashtra, here we will get you more visuals and definitely more stories from the Maharashtra Pavilion. हम साथ ही साथ अश्विनी वैष्णव जो कि आईटी मिनिस्टर हैं, जो यहाँ पर अब से कुछ देर बाद इनॉग्रेट करने वाले हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे, वो भी आपको यहाँ पर दिखाएंगे। पल पल की खबर आपको खास तौर पर महाराष्ट्र के पवेलियन से हम आपको यहाँ पर देंगे। फिलहाल डावोस से मेरे साथ कैमरामैन बलराज सैनी के साथ अनुया यादव, टाइम्स नेटवर्क। ऑलराइट, शुक्रिया अनुया ये पूरी रिपोर्ट बताने के लिए। दावोस से लगातार हम आपके सामने कई सारे अपडेट्स लाते रहेंगे, लेकिन एक क्विकली जिस तरह की चाल इस वक्त एक स्ट्रेंथ इनफैक्ट एफएमसीजी मेजर्स जैसे ब्रिटानिया में दिख रही है, लगभग 2.5% की तेजी वहाँ पर भी है। एक बार इसे भी समझ लेते हैं। और इनफैक्ट आज बाजार को कई सारे स्पेसिस से के बिगी से हाई स्टॉक से, बड़े स्टॉक से सपोर्ट मिला। LNT इनफैक्ट आज 1% तेज रहा। ब्रिटानिया को लेकर एक बार डिस्कस करते हैं। थोड़ी सी के शेप रिकवरी को लेकर और जो रूरल रिकवरी को लेकर आशीष बार बार बात होती है नंबर्स में। हालांकि ब्रिटानिया जैसी कंपनी ने हमेशा कहा है कि उनका मार्केट शेयर एक बड़ा मार्केट शेयर है, लेकिन कहीं रूरल रिकवरी
उस पेस से नहीं है जिस पेस से एक्सपेक्टेड है, और कई सारे क्वार्टर्स में आपको लगातार वो दबाव दिख रहा है, ग्रीन शूट्स अब भी विजिबल क्लियरली नहीं है। तो ब्रिटानिया के इस वक्त की ये स्ट्रेंथ क्या इंडिकेशन पिक करना चाहिए इनके आगे आने वाले क्वार्टर्स से, इस क्वार्टर के रिजल्ट से? देखो, मेरे मुताबिक थोड़ा सा एफएमसीजी बैकफुट पे है, क्योंकि एक्साइटमेंट ज्यादा इकोनॉमी से लिंक्ड स्टॉक्स, खास करके पावर, इंफ्रास्ट्रक्चर, इस पे है। तो रिलेटिवली ये स्टॉक्स थोड़ा आउट ऑफ फोकस हैं, अंडर परफॉर्म करेंगे। बट इसमें अगर आपको एज एन इन्वेस्टर अगर देखना है तो अलग अलग तरीके से आप देख सकते हैं। अगर आपका बहुत एक सेफ खेलना है तो मेरे मुताबिक एफएमजी स्टॉक्स में सेफ्टी का फैक्टर बहुत अच्छा है, क्योंकि इनमें कोई चला नहीं हुआ है, कोई ज्यादा मूवमेंट नहीं आई हुई, बट वैल्यूएशन का भी कंफर्ट है। हिस्टोरिकल वैल्यूएशन से अगर कंपेयर किया जाए तो काफी कंफर्टेबल जोन में है। इमीडिएटली कोई एक्साइटमेंट नहीं है, बट अगेन डिपेंड करता है। सम इन्वेस्टर्स हैं जो एक्साइटमेंट में खेलना चाहते हैं, जल्दी पैसा बना जाते हैं, कई हैं जो थोड़े लेट बैक और शॉर्ट तरीके से खेलना चाहते हैं। तो जो थोड़ा सा शॉर्ट तरीके से खेलना चाहते हैं, रिस्क अवर्स हैं, उनके लिए HUL हो या ब्रिटानिया हो, ये बहुत अच्छे अपॉर्चुनिटीज हैं। एंड ऑल्सो आई विल इंक्लूड उसके अंदर HDFC बैंक, ITC, इवन रिलायंस, ये सब बड़े इंटरेस्टिंग बेट्स इसलिए हैं क्योंकि बहुत सेफ हैं। बट अगर आप मार्केट के एक सुलझे हो, एक खिलाड़ी हो, आपको थोड़ा रिस्क लेके ज्यादा रिटर्न लेना है शॉर्ट टर्म में, तो फिर वो पावर, इंफ्रास्ट्रक्चर, रेलवेज, ये जो स्टॉक्स हैं, ये आपको अभी एक्साइटमेंट दे रहे हैं और इमीडिएट मूवमेंट भी देने हैं। ठीक है आपकी आशीष। इनफैक्ट बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन एफएमसीजी के इस नंबर से है भी नहीं, और इकोनॉमी फेसिंग काउंटर्स पे रहना चाहिए। और आशीष तो एक फंडामेंटल नज़रिया भी देते हैं, ऑफ कोर्स पॉइंट टेकन, लेकिन ब्रिटानिया की ये स्ट्रेंथ क्या टेक्निकली भी आगे के लिए एक मोमेंटम बना रह सकता है? ये चार्ट चेक लेंगे। फिलहाल छोटा सा ब्रेक के बाद लौटेंगे तो कुछ और स्टॉक्स भी डिस्कस करेंगे। लेकिन MMRDA ने जो दावोस में चल रहे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में हिस्सा लिया है, इस बड़े समिट में MMRDA का जो प्रमुख लक्ष्य है वो हरित कल के लिए सस्टेनेबल इम्पैक्ट को बढ़ाने का है, और इसके लिए कि MOU साइन भी किया है। एक खास रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, फिर उसके बाद ब्रेक के बाद लौटेंगे तो कुछ और चार्ट्स भी डिस्कस करेंगे। पहली बार है कि MMRDA डेवोस में रिप्रेजेंट हुआ है, और डेवोस में आने के पीछे हमारा मकसद ये था कि यहाँ पर जो ग्लोबल कंपनीज है, उनके जो CEOs है, उनके साथ इंटरेक्शन हो पाए, और यहाँ पर कुछ ऐसे MOUs साइन किए जाए जिससे एक सस्टेनेबल इम्पैक्ट हम कर पाए। फोकस MMRDA का ये सारे चीज़ों में टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र, मेक इन इंडिया एंड अर्बन डेवलपमेंट, जो कि हमारा प्रमुख काम है, इस पे था। तो ये तीनों दिन में काफ़ी अच्छा रहा। वी वर एबल टू मीट some of the CEOs of the leading consultancy firms, CEOs of the leading manufacturers, CEOs of leading construction companies all over the world, जो अपने टेक्नोलॉजी यहाँ पर देना चाहते हैं। साथ ही में यहाँ पर जो है कई सारे 5 देशों के साथ हमारे MOUs भी हुए हैं, तो इस प्रकार से काफ़ी अच्छा रहा। सर, किस तरह का इम्पैक्ट आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा इन MOUs की थ्रू? तो देखिए, एक MOU हमने एक नेदरलैंड सरकार के साथ किया है, दैट इज़ रिगार्डिंग टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र ऑफ सॉलिड वेस्ट। तो सॉलिड वेस्ट जो है ये एक बहुत बड़ा विषय है भारत में, और MMR रीजन में भी ये बहुत बड़ा विषय है। तो इसमें जितना टेक्नोलॉजी हमारे पास आता है उतनी मार्केट में कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ती है। तो इस प्रकार से एक MOU ये हुआ है। एक MOU हमने एक लिवेबल सिटीज फाउंडेशन के साथ किया है, दैट इज रिगार्डिंग अर्बन प्लानिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट ऑफ स्मार्ट सिटीज। क्लोजिंग ट्रेड के कुछ और स्टॉक्स भी हम डिस्कस कर रहे थे अभी थोड़ी देर पहले। जिन स्टॉक्स में स्ट्रेंथ है उनमें फंडामेंटली तो हमने उन्हें चेक किया, लेकिन क्या टेक्निकली भी सपोर्ट कर रहे हैं। उसी वजह में एक और काउंटर जो इस वक्त दिख रहा है वो भारतीय एयरटेल का भी है, टॉप गेनर है, लगभग 3.5% की तेजी वहां पर है। और उसके रीजन क्या है, क्योंकि बात इस तरह से टैरिफ हाइक की भी हो रही है, और साथ ही इनके क्वार्टरली अर्निंग्स अच्छी आ सकती हैं, इस तरह की भी बात है। एक बार भारतीय एयरटेल को भी समझ लेते हैं। आज ऑफकोर्स रिलायंस के, जियो के नंबर्स आएंगे और थोड़ी सी उससे भी गाइडेंस मिलेगी, लेकिन सब्सक्रिप्शन बेस लगातार हम जिस तरह से जियो और एयरटेल का देख रहे हैं, क्या ये इंडिकेशन फर्दर एक अच्छे नंबर्स का अभी से स्टॉक प्राइस एंटिसिपेट कर रहा है? क्या ऑलरेडी प्राइसिंग कर रहा है? टेक्निकली क्या कह रहे हैं चार्ट्स? मितेश, एक बार भारतीय एयरटेल को चेक करके बताएं। इनफैक्ट आप टेलीकॉम स्पेस पे थोड़ा सा व्यू बताएं, इस वक्त आपके सिस्टम और मेथड्स क्या कह रहे हैं, क्योंकि भारतीय एयरटेल जो बहुत समय से एक रेंज में था, अब उसने इनफैक्ट उसकी जो अपलेग है वो शुरू भी हो चुकी है, और बात टैरिफ हाइक्स की भी है। डेफिनेटली देखिए, आपने बहुत अच्छी टर्म यूज करी कि एक रेंज में था, बहुत ही लंबी अवधि के लिए 750 टू 850 के रेंज में था, और वी आर ऑफ द व्यू के 950 के ऊपर जो ब्रेकआउट आया है
वो बहुत ही स्ट्रांग है और सस्टेनेबल है। और जिस तरीके से हमने आरईसी, पीएफसी, भेल, जो पीएसयू बैंकों में चार्ट पैटर्न देखे, ऐसे ही चार्ट पैटर्न कहीं ना कहीं भारतीय एयरटेल में दिखाई दे रही है। तो हमारे हिसाब से भारतीय एयरटेल में गोइंग फॉरवर्ड एक बहुत ही स्ट्रांग री-रेटिंग होगी। करंट लेवल के ऊपर भी हम अपने क्लाइंट्स को खरीदने की सलाह दे रहे हैं, क्योंकि ये ट्रेंड रिवर्सल है और दिस इज जस्ट अ बिगिनिंग ऑफ अ ट्रेंड। हमारे हिसाब से अगले 9 से 12 महीने में, अगले 1 साल में अराउंड भारतीय एयरटेल का हम लोग टारगेट जो रख रहे हैं वो 1450 से लेके 1500 तक का टारगेट है हमारा। तो करंट लेवल के ऊपर ही भी बाय रिकमेंडेशन है, और अगर नीचे मिलता है तो और भी अच्छा है। तो डेफिनेटली करंट लेवल के ऊपर हमको भारतीय एयरटेल बहुत अच्छा लग रहा है। करंट लेवल पर यानी यहाँ से भी 1100 के पार होने के बाद भी भारतीय एयरटेल में जो मूव आई है पीछे के कुछ समय में, उसके बावजूद भी अच्छा लगता है मितेश को, यानी आप यहाँ एक्यूमुलेट करने की सलाह दे रहे हैं। अल्ट्राटेक सीमेंट के भी नंबर्स हैं और उससे पहले आप देखें तो 2% की मूव अल्ट्राटेक सीमेंट पे आ चुकी है। इनफैक्ट अल्ट्राटेक सीमेंट पे क्योंकि रियलाइजेशन की बात थी, रियलाइजेशन इनके बढ़ने थे, प्राइस हाइक लिया है कंपनी ने, पहले हमेशा सुबह बता के भी गई थी। एक बार सीमेंट काउंटर्स को भी चेक कर लेते हैं, क्या दूसरे सीमेंट काउंटर्स भी ऐसे ही रिएक्ट कर सकते हैं? बताएं मितेश। राजेश से बात करते हैं। राजेश, सीमेंट काउंटर्स पे कोई और काउंटर पसंद आ रहा है आपको स्पेस से? एक करेक्टिव मूव जरूर अल्ट्राटेक सीमेंट में देखने को मिला था, लेकिन पिछले 5-7 ट्रेडिंग सेशन में देखे तो एक साइडवेज कंसोलिडेशन देखने को मिला, और आज का मूव जो बना है वो एक ब्रेकआउट आते हुए दिख रहा है उस कंसोलिडेशन का। तो हमें लगता है अल्ट्राटेक सीमेंट में यहाँ पे इंपॉर्टेंट लेवल जो बना हुआ है करीब है 9,900 के आसपास। जब तक ये लेवल इंटेक्ट है, हमें लगता है कि यहाँ पे एक पॉसिबिलिटी की हायर साइड पे मूव बनते हुए दिख सकता है, और ये 10,250 की तरफ स्टॉक बढ़ते हुए दिखेगा। वहीं हम देखें तो दूसरे सीमेंट स्टॉक्स में भी आज बाइंग का रुझान देखने को मिला है। वहीं अंबुजा सीमेंट में भी आज लोअर साइड से एक अच्छी बाइंग इंटरेस्ट यहाँ पे बनते हुए दिखी है। जिस तरीके से अंबुजा सीमेंट में आज रिवर्सल बना है करेक्शन का, यहाँ पे हमें लगता है कि अब ये स्टॉक 525 के ऊपर बना रहा तो इसका नेक्स्ट टारगेट 550 560 की तरफ आते हुए दिखेगा। तो हमें लगता है कि अल्ट्राटेक सीमेंट तो एक अट्रैक्टिव ऑलरेडी लग ही रहा है, क्योंकि इसके ओवरऑल स्ट्रक्चर लॉन्ग टर्म बुलिश है। थोड़ा माइल्ड प्रॉफिट बुकिंग जरूर आया था, लेकिन यहाँ पे 9,900 जब तक इंटैक्ट है क्लोजिंग बेसिस पे, हमें लगता है यहाँ पे लॉन्ग साइड का ट्रेड ओपन रखना चाहिए। और अंबुजा सीमेंट पे भी ध्यान दिया जा सकता है, यहाँ पे भी एक मोमेंटम हमें लगता है तेजी की तरफ बढ़ते हुए दिखेगा 560 की तरफ। अल्ट्राटेक में और अंबुजा दोनों में आपके लिए मौके बन सकते हैं, राजेश जी का मानना है। राजेश जी काम करते हैं, अब देखिए बजट नज़दीक ही आ रहा है, अलग से रेल बजट तो अब नहीं आता है, लेकिन कहीं ना कहीं फोकस में रेलवे शेयर रहते हैं और वो चाल देख के समझ में आ रहा है। आरवीएनएल में आज कमाल की तेज़ी, आईआरसीटीसी भी चल रहा है, तो रेलवे में मोमेंटम लगातार बरकरार है। 5.5% ऊपर आईआरसीटीसी है। तो जिनके पास अभी तक मान लीजिए रेलवे स्टॉक्स नहीं है, आप 2 या 3 शेयर ऐसे बताइए जिसको कम से कम बजट तक रखा जाए। देखिए, रेलवे स्टॉक्स बुलेट ट्रेन की स्पीड से दौड़ते हुए देखने को मिले हैं। पिछले कई दिनों में हमने देखा कि एक अच्छी तेजी यहाँ पे देखने को मिली है। हमें लगता है आईआरएफसी, हालांकि स्टॉक काफी चल चुका है, लेकिन फिर भी हमें लगता है कि ये स्टॉक में कोई भी छोटे मोटे डिप आते हैं तो इसको ऐड करना चाहिए। ये स्टॉक में हमें लगता है अभी भी पोटेंशियल है, ये स्टॉक 180 190 की तरफ बढ़ते हुए दिखेगा। डाउन साइड में अगर ये कोई करेक्शन देता है टुवर्ड्स 150 145 बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी। स्टॉप लॉस होगा करीब 135 के आसपास। जो दूसरा स्टॉक हमें यहाँ पे पसंद आता है वो है टीटागढ़ वैगन। ये स्टॉक में भी देखें तो एक अच्छा अप ट्रेंड है, यहाँ पे कई महीनों देखने के बाद अभी एक साइडवेज कंसोलिडेशन दिखा रहा है। जिस तरीके से इसके ओवरऑल स्ट्रक्चर है, हमें लगता है टीटागढ़ को भी यहाँ पे बाय किया जा सकता है। इसमें अपसाइड के टारगेट हमें लगता है जो आ सकते हैं करीब 1250 1300 की तरफ ये स्टॉक बढ़ते हुए दिख सकता है। तो टीटागढ़ वैगन यहाँ पे बाय करने की सलाह है, और स्टॉप लॉस जो रखना होगा इसका वो होगा करीब 990 के आसपास। तो हमें लगता है ओवरऑल बाकी सारे स्टॉक्स भी देखें, आरवीएनएल और राइट्स और बाकी सारे स्टॉक्स भी देखें तो काफी जुपिटर वैगन, ये सारे स्टॉक्स में एक क्लियर अप ट्रेंड देखने को मिला है। और हमें लगता है कि ये मोमेंटम फर्दर एक्सेलरेट होते हुए दिखेगा आगे आने वाले हफ्तों महीनों में भी। तो बने रहे बाय ऑन डिप्स की रणनीति सारे स्टॉक्स में। आरवीएनएल भी हमें पसंद आता है। मौके बहुत सारे हैं, लेकिन जो आपको राजेश जी ने बताया है उस पर विशेष ध्यान दीजिए। एक्सपर्ट का उस पर एक्सपर्ट की मुहर भी लग गई है। लेकिन कल आईसीआईसीआई बैंक के नतीजे आने वाले हैं। वेटेज के लिहाज से बड़ा बैंक है। एचडीएफसी बैंक ने बाजार को हिलाया, शेक कर दिया पूरी तरह से। लेकिन आईसीआईसीआई बैंक के नतीजों को लेकर क्या उम्मीदें हैं? एचडीएफसी बैंक की तर्ज पर आएंगी
या फिर बेहतर आएंगे? फोकस कहां पर रहेगा, ये बताने के लिए हमारे सहयोगी गौरव जुड़ गए हैं नतीजों का अनुमान लेकर। गौरव बताइए। जी, तो जैसे कि आईसीआईसीआई बैंक के रिजल्ट्स आने वाले हैं, तो रिजल्ट से पहले देखते हैं कि कंसेंसस का क्या मानना है बैंक्स के रिजल्ट को लेके। तो अगर हम नेट इंटरेस्ट इनकम की बात करें तो कंसेंसस का मानना यह है कि इसमें हमें 12% YOY ग्रोथ देखने की आशंका है। अगर हम पैट की बात करें तो वहाँ पे हमें 20% ग्रोथ देखने की आशंका है ऑन अ YOY बेसिस, क्योंकि कंसेंसस का मानना यह है कि कहीं पे प्रोविजन जो है वो इस क्वार्टर में कम रहेंगे आईसीआईसीआई बैंक के लिए। उसके अलावा अगर लोन बुक और एडवांसेस की बात करें तो उसमें भी कहीं पे हमें 19 to 20% की ग्रोथ देखने की इस बार चांसेस है बैंक्स में। इस बार हमें पीपीओपी की ग्रोथ जो है वो कहीं पे 8% पे देखने को मिलेगी, क्योंकि कहीं पे कॉस्ट ऑफ फंड जो है वो ज़्यादा हो सकते हैं बैंक के लिए। उसके अलावा अगर कासा रेशो की बात करें तो कासा रेशो भी कहीं पे बैंक के लिए कम होने की आशंका है। और इसी के चलते हुए अगर हम निम्स की बात करें तो निम्स में भी कहीं हमें 15 बिप्स ऑन क्वार्टर बेसिस डाउनफॉल देखने को मिल सकता है, और ये जो निम्स है वो 4.3 to 4.4% के बीच में आने की आशंका है। उसके अलावा अगर एसेट क्वालिटी की बात करें तो क्रेडिट कॉस्ट और स्लिपेजेस जो है वो कहीं पे हेल्दी रहने की काफ़ी चांसेस है, और कंसेंसस का भी यही मानना है कि एसेट क्वालिटी में कहीं भी आईसीआईसीआई बैंक को इस क्वार्टर में प्रॉब्लम नहीं आएगा। और इसी के चलते हुए आगे जाके कॉल में कंपनी के कॉल में डिपॉजिट मोनेटाइजेशन पे कोई भी अगर डिस्कशन हो सकता है, मैनेजमेंट का जो कमेंट्री होगा निम्स को लेके और क्रेडिट कॉस्ट को लेके और स्पेशली कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट को लेके, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट माना जाएगा। और उसके अलावा FY24 में मैनेजमेंट का मानना ये था कि भले निम्स में कहीं पे क्वार्टरली फॉल देखने को मिल सकता है, बट FY23 के लेवल्स पे ही निम्स रहेंगे, तो उसके ऊपर कोई भी कमेंट्री जो रहेगी वो काफ़ी क्रूशियल रहेगी इस बार आईसीआईसीआई की कमेंट्री में। ठीक है गौरव, आप हमारे साथ बने रहिए। आपसे ये भी समझेंगे कि कोटक बैंक के नतीजे कैसे आएंगी, लेकिन आईसीआईसी बैंक पर राजेश जी से एक व्यू लेते हैं। राजेश जी, स्लो मूवर ही रहा है, उम्मीदें ज़्यादा होती हैं आईसीआईसी बैंक से, लेकिन उस तरह से परफॉर्म करके दिया नहीं है। 1000 रुपये के आसपास हम देख रहे हैं भाव को। नतीजों से पहले कोई ट्रेड आप सजेस्ट करना चाहेंगे? तो देखिए अभिषेक जी, काफी डिफिकल्ट हो चुका है एचडीएफसी के नतीजों के पहले, और अब जिस तरीके से एचडीएफसी ने रिएक्शन दिया है नतीजों के बाद, काफी डिफिकल्ट है कि किस तरीके से ये आईसीआईसीआई का यहाँ पे बिहेवियर रहेगा पोस्ट अर्निंग्स। तो हमें लगता है जो ट्रेड अगर यहाँ करना भी है तो डायरेक्ट बाय करने की सलाह नहीं देंगे, ऑप्शंस के थ्रू भी ट्रेड करें जहाँ पे आपकी लिमिटेड रिस्क रहेगी। हालांकि स्ट्रक्चर तो बुलिश है, और हमें लगता है कि अगर नतीजे थोड़े भी ठीक रहे या मार्केट को कोई ऐसा नेगेटिव सरप्राइज ना मिला तो हमें लगता है थोड़ा पॉजिटिव साइड का ही मूव बनते हुए दिखेगा। और तो हम यहाँ पे सजेस्ट करेंगे कि 1000 की कॉल ऑप्शन जो कि करीब 21 रुपए के आसपास ट्रेड करी, इसको बाय कर ले। तो आपका लिमिटेड रिस्क में आप एक लॉन्ग साइड का ट्रेड लेंगे, ऑलमोस्ट एट द मनी की कॉल ऑप्शन है। हालांकि देखिए गैप अप गैप डाउन ही होना है स्टॉक को, तो स्टॉप लॉस लगाने की तो एज सच कोई वहां पे जगह बचेगी नहीं। फिर भी हम यहाँ पे सजेस्ट करेंगे कि 5 रुपए के आसपास के स्टॉप लॉस रखें। फिर भी अगर हमें लगता है कि अगर पॉजिटिव सरप्राइज आता है या पॉजिटिविटी रहती है रिजल्ट में, तो ये स्टॉक में 1050 1060 के लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो इस ऑप्शन के टारगेट हो सकते हैं करीब 45 से 50 रुपए की तरफ बढ़ते हुए दिख सकते हैं। आजकल काफ़ी ज़्यादा होती है, रिस्की है। अगर आप कैश में लेके इसको जाते हैं तो, या फिर फ्यूचर्स में पोजीशन लेते हैं, ऑप्शंस सेफ थोड़ा सा रिलेटिवली है। ये रणनीति आपके लिए। यहाँ से अगर स्टॉक मूव करके अगर 1050 की रेंज में गया तो आपके लिए प्रॉफिट के मौके बनेंगे। गौरव, कोटक बैंक के नतीजों को लेकर क्या उम्मीदें हैं और वहाँ पर कौन से आंकड़े फोकस में रहेंगे? जी, तो कोटक महिंद्रा बैंक का रिजल्ट आने वाला है, और उससे पहले देख लेते हैं कि कंसेंसस का क्या मानना है इस बैंक को लेके। तो अगर नेट इंटरेस्ट इनकम की बात करें तो वहाँ पे हमें कहीं पे 14.5% की ग्रोथ देखने को मिल सकती है ऑन अ YOY बेसिस। पैट जो है वहाँ पे हमें 16.4% की ग्रोथ देखने को मिल सकती है, और पीपीएपी जो होता है, जो कि प्री प्रोविजनल ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, वहाँ पे हमें 22% का ग्रोथ देखने को मिल सकता है बैंक में इस क्वार्टर में ऑन अ YOY बेसिस। उसके अलावा डिपॉजिट और एडवांसेस जो है वहाँ पे भी अच्छा खासा ग्रोथ 18 to 20% में देखने को मिल सकता है। निम्स जो है वो कहीं पे बॉटम आउट होते हुए देखने को मिल सकते हैं इस क्वार्टर में, और ये निम्स में कहीं पे हमें 12 to 15 बिप्स का फॉल देखने को मिल सकता है, और वो कहीं पे 5.1% के लेवल्स पे आने की आशंका है, ऐसे कंसेंसस का मानना है। उसके अलावा अगर डिपॉजिट्स की बात करें तो कोटक महिंद्रा बैंक जो है उसकी डिपॉजिट फ्रेंचाइजी अगर हम
टॉप 3 प्राइवेट बैंक से कंपेयर करें तो थोड़ी वीक है, और इसीलिए कहीं पे एक रिस्क भी बिल्टअप होगा, जहाँ पे डिपॉजिट्स में ग्रोथ जो है वो अगर लेस देन एक्सपेक्टेड आई तो बैंक के लिए एक थोड़ी सी रिस्क देखने को मिल सकता है। स्लिपेजेस जो है और प्रोविजन जो है वो कहीं पे हेल्दी ही रहने की आशंका है, उसमें कुछ भी गिरावट या फिर ज़्यादा बढ़ने की आशंका नहीं है इस क्वार्टर में। और इसी के चलते हुए आगे जाके हमें निम्स की ट्रैजेक्टरी पे बैंक का क्या कहना है, उसके अलावा कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट पे बैंक का क्या कहना है, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। उसके अलावा डिपॉजिट ग्रोथ में बैंक का कैसे मानना है और इसी के चलते हुए कासा रेशियो कैसे बिल्डअप होगा, ये भी देखने के लिए एक काफ़ी की फैक्टर रहेगा। और लास्टली अगर हम न्यू मैनेजमेंट की बात करें तो जैसे ही CEO मिस्टर अशोक वासवानी जैसे न्यू मैनेजमेंट है, तो उनसे कोई भी ग्रोथ कमेंट्री जो रहेगी वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी इस बार की कोटक महिंद्रा बैंक के कमेंट्री में। ठीक है, शुक्रिया गौरव। तो कोटक बैंक में भी डिपॉजिट ग्रोथ को लेकर थोड़ी चिंता रहेगी, अनुमान से कमज़ोर रह सकते हैं आंकड़े, लेकिन कहीं कहीं हमने देखा था कि HDFC बैंक की भी डिपॉजिट ग्रोथ को लेकर चिंताएं थी और बाजार ने उसको उतना पसंद किया नहीं था। लेकिन अभी भी निफ्टी ट्रेड कर रहा है 21,625 के आसपास। 650 आज दिन भर स्ट्रगल करता रहा, ये आपने देख ही लिया। खैर इसके अलावा कुछ स्टॉक्स हम और पता कर लेते हैं। हमारे मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। मितेश पंचाल से जरा ये पता कर लेते हैं कि 1000 पे आके IRCTC रुक जाएगा या फिर और चलेगा। कि 1000 तक की जर्नी पे ऑलरेडी काफ़ी हमने आपको पहले भी बताया था कि IRCTC इकलौता डेरिवेटिव का स्टॉक है रेलवे का जो भी चला नहीं है और चलेगा। आप इसका एक महीने का चार्ट दिखाइए तो थोड़ा आपको और आइडिया लग जाएगा। आज में तो 6% है और इस महीने में भी बहुत ही बढ़िया इसने रिटर्न दिया है। जरा दिखाइए महीने का चार्ट आप, ये है 20%, तो 6 और 20 मतलब 14% आज के गेन को हटा के भी चल चुका है। ठीक मितेश जी, मेरे को सिर्फ ये आपसे पता करना है कि 1000 के ऊपर भी चलेगा या 1000 पे आके कंप्लीट हो जाएगा? नहीं, डेफिनेटली 1000 के ऊपर चलेगा। अगर आप क्वार्टरली चार्ट्स देखें तो मार्च 2022 के क्वार्टर का हाई था 918 रुपये 65 पैसा। वो क्लोजिंग बेसिस के ऊपर या सस्टेनेबल बेसिस के ऊपर कभी भी क्वार्टरली बंद नहीं हुआ है। पहली बार ऐसा हो रहा है कि वो क्वार्टरली हाई के ऊपर स्टॉक कंफर्टेबली ट्रेड कर रहा है और ये क्वार्टर में बंद भी होगा। तो हमारे हिसाब से ये सिर्फ रैली शुरू हुई है। साइकोलॉजिकल लेवल में 1000 थोड़ा प्रेशर आ सकता है, लेकिन अगर कुछ भी गिरावट आए तो डेफिनेटली उसको बाय करना चाहिए। हमारे हिसाब से ये 1279 का जो ऑल टाइम हाई था, जो दिसंबर क्वार्टर 2021 में लगा था, वो पार करने की ये चेष्टा करेगा। तो डेफिनेटली करंट लेवल के ऊपर बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन है, बाय कीजिए, क्योंकि दिस इज जस्ट अ बिगिनिंग ऑफ अ ट्रेंड। और हम जो बोल रहे हैं टेक्निकल लैंग्वेज में, दिस इज अ ट्रेंड रिवर्सल। तो ये एक्सटेंशन ऑफ द ट्रेंड है। 1000 के ऊपर डेफिनेटली 1150 के बाद ऑल टाइम हाई 1279 क्रॉस करके नया हाई स्टॉक लगाएगा। एक शेयर मेरे को और पता करना है, वो है एक पेट्रोनेट LNG। थोड़ा स्लो मूवर है, लेकिन क्या ये शेयर भी अच्छा बढ़िया तरीके से चल सकता है? क्या इस सीरीज़ में जिनके पास भी पोजीशन है अगली सीरीज़ में रोल कर जाए? आज का डाटा काफ़ी इंटरेस्टिंग है पेट्रोनेट LNG का। एक बार राजेश सर आप इसको देखेंगे, ये गिरेगा भी ज़्यादा नहीं तो चलेगा भी ज़्यादा नहीं, तो थोड़ा सेफ्टी भी देगा और कहते हैं ना सुलग के चलना, तो कुछ वैसे ही करेगा ये काम। जरा बताइए सर क्या करना चाहिए? देखिए, इसमें ऑलरेडी पहले ही एक गिरावट देखने को मिली थी और अब ये एक रिकवरी के ट्रेंड में, और जिस तरीके की रिकवरी बनी हमें लगता है ये अपने प्रीवियस स्विंग हाई जो कि इसमें बने थे 254 की तरफ, वहां तक ये मोमेंटम एटलीस्ट कंटिन्यू होते हुए दिखेगा। वो वहां पे एक बार रिव्यू करना होगा। अगर ये 254 के ऊपर निकलने में कामयाब हुआ तो फिर इसके नेक्स्ट टारगेट 270 280 की तरफ भी आते हुए दिखेंगे। तो एक कंटिन्यूटी बनी हुई है काफी हफ्तों से। अगर हम देखें तो पिछले 7-8 हफ्तों से स्टॉक एक कंटिन्यू बेसिस पे एक अप ट्रेंड यहाँ पे दिखा रहा है। सीरीज ऑफ हायर हाई लो फॉर्मेशन यहाँ पे बनते हुए दिख रहे हैं, जो क्लियर दिखाता है कि एक सस्टेन बाइंग है। जिनके पास भी पोजीशन है बने रहने की सलाह है, 238 के आसपास स्टॉप लॉस ट्रेल करने। तो इस शेयर को भी एक बार आप होल्ड करके रख सकते हैं। 3:20 हो गए, 10 मिनट के बाद बाजार बंद हो जाएगा। और आप ये ना सोचें कि आज शुक्रवार का दिन है, सिर्फ आज मार्केट है, फिर आपको सोमवार को मिलना है। अगर आपको नहीं पता तो अभिषेक के पास एक जानकारी है कि आपका सैटरडे भी बिजी रहने वाला है। खैर हम तो हैं ही हैं आपके साथ, आप भी थोड़ा बिजी रहेंगे क्योंकि NSE और BSE यानी कि कल शनिवार को F&O समेत ट्रेडिंग के लिए विंडो खोल रहा है। वजह क्या है, क्या उसकी कंडीशंस हैं, कैसे ट्रेड होगा, लंच ब्रेक मिलेगा या नहीं मिलेगा, कि सीधा बैठे ही रहना है, ये सारी जानकारी आपको अभिषेक दे रहे हैं। अभिषेक बजर बताएं। तो डिम्पी, सबसे काम की जानकारी सबसे पहले ले लेते हैं।
लंच ब्रेक मिलेगा आपको 1 घंटे का बीच में एक लंच ब्रेक होगा, इनफैक्ट 1.5 घंटे के आसपास का। तो शायद ये पहली बार होने जा रहा है कि शनिवार को मार्केट खुलेंगे और लाइव ट्रेडिंग होगी। इसके पहले भी एक्सचेंजेस मॉक ट्रेडिंग करते रहे हैं, लेकिन कल बिल्कुल एक नए सिस्टम को टेस्ट करने वाले हैं। डिजास्टर रिकवरी साइट की कल एक्सचेंजेस टेस्टिंग करने वाले हैं और ये टेस्टिंग हो रही है मार्केट रेगुलेटर सीबी के आदेश के मुताबिक। दरअसल सीबी ने 2 साल पहले करीब मार्च 2021 में एक सर्कुलर जारी किया था और कहा था कि एक्सचेंज डिजास्टर रिकवरी साइट की टेस्टिंग करें, उनको इंप्लीमेंट भी करें। अच्छा, ये हो क्यों रहा है? कई बार क्या होता है ना कि जो वेबसाइट होती है वो हैंग कर जाती है, ट्रेडिंग वाली जो मेन जो NSE BSE की है, तो उससे निजात दिलाने के लिए एक डिजास्टर रिकवरी साइट होगी कि अगर कुछ आपदा की स्थिति आती है या फिर ब्लॉक हो जाते हैं साइट्स, तो कम से कम उस पर शिफ्ट करके वहां पर ट्रेडिंग को स्मूथली जारी रखा जा सके। 2 चरणों में कल आयोजित किया जाएगा। अगर हम ट्रेडिंग की बात करें तो पहला सत्र होगा वो नॉर्मल प्लेटफॉर्म पे ही होगा, वो डिजास्टर रिकवरी साइट पर नहीं होगा, नॉर्मल प्लेटफॉर्म पे होगा। प्री ओपन शुरू होगा 9 बजे और खत्म होगा 9:08 पर, बिल्कुल जैसे कि रोज होता है। सामान्य ट्रेडिंग की शुरुआत 9:15 से होगी और ये ट्रेडिंग चलेगी 10 बजे तक। पहला सत्र होगा, उसके बाद एक ब्रेक होगा, लंच ब्रेक। उसके बाद जो दूसरा सत्र होगा वो डिजास्टर रिकवरी साइट पर शुरू होगी और प्री ओपन शुरू होगा 11:15 पर। सामान्य ट्रेडिंग की शुरुआत होगी 11:30 पर, ट्रेडिंग बंद हो जाएगी 12:30 पर और एक और उसमें सत्र जोड़ा गया है, क्लोजिंग सत्र शुरू होगा 12:40 पर, जो कि खत्म होगा 12:50 पर। अच्छा, अलग क्या होगा? बहुत कुछ अलग नहीं है। ट्रेडिंग का तरीका क्लॉजेस डाल दिए हैं ताकि बहुत ज्यादा वोलेटिलिटी को जो आती है उसको मैनेज किया जा सके। कल एफएनओ वाले सभी जो शेयर हैं उनके लिए सर्किट लिमिट रखी गई है 5% की है, मतलब कैश के हो एफएनओ के 5% की ही सर्किट होगी। कुछ ऐसे शेयर भी होते हैं जहां सर्किट लिमिट 2% की होती है, उसमें ESM कैटेगरी वाले शेयर होते हैं, Z कैटेगरी वाले उसमें शेयर होते हैं, उनके लिए 2% की सर्किट है और सर्किट 2% की रहेगी, उसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है। ये नहीं, BTST के जो सेल ट्रांजेक्शन्स होंगे उसका जो सेटलमेंट होगा सोमवार को होगा। अच्छा, ये याद रखिए आप, कल चूंकि सेटलमेंट हॉलिडे है उसको लेकर भी कुछ बदलाव किए गए हैं एक्सचेंजेस की तरफ से। तो कल बाजार की छुट्टी नहीं है, ट्रेडिंग होगी लेकिन थोड़ी सी शॉर्टेंड होगी, छोटी होगी, लेकिन ये है कि हाँ दफ्तर आना पड़ेगा। राजेश जी, ये बताइए कि जो ब्रोकिंग कम्युनिटी है उनका क्या रिएक्शन है और आप लोगों ने अपने एंड पर क्या तैयारी की है? क्या कुछ ब्रोकरेजेस वगैरह भी कुछ चेंज किए गए हैं? नहीं, ब्रोकरेजेस तो चेंज नहीं किया क्योंकि एक छोटा ही ट्रेडिंग सेशन है, ज्यादा वॉल्यूम्स नहीं होंगे। तो जरूर है, ऑफिस जरूर आना होगा सबको और जो भी रिक्वायर्ड टीम मेंबर्स है वो जरूर ऑफिस में होंगे और एक फर्स्ट हाफ में वर्किंग रहेगा। तो ब्रोकरेज स्ट्रक्चर तो चेंज नहीं होंगे। यस, सेटलमेंट जरूर मंडे को होगा। तो जो BTST ट्रेड है वो कैश सेटल नहीं होंगे, तो जहाँ पे डिलीवरी बाय करेंगे आप 19 को, वो आप नेक्स्ट डे बेच नहीं सकेंगे, वो एक जरूर ध्यान रखना होगा। बाकी तो एज यूजुअल जो नॉर्मल ट्रेडिंग होती है वैसी ही एक्टिविटी रहेगी। एक अभिषेक ने बता दी, लंच ब्रेक जरूर होगा, ट्रेडिंग के 2 सेशंस होंगे, लेकिन ये तो कल की बात है। अगले हफ्ते के लिए अब बड़े क्यूज क्या हैं, कौन कौन सी अर्निंग्स है जिस पर नजर रखनी है? आज शाम को रिलायंस के नंबर्स, कल मार्केट खुली है, लेकिन अगले हफ्ते के और इवेंट्स नहीं हमें बताएंगे। नहीं जी बिल्कुल, तो आइए देखते हैं कि बाजार की नज़र अगले हफ्ते कहाँ होगी और कुछ Q3 नतीजे की बात करते हैं। 20 जनवरी को ICICI बैंक और कोटक महिंद्रा बैंक के नतीजे आएंगे। इनके साथ ही नॉन निफ्टी पैक में से पर्सिस्टेंट सिस्टम, JK सीमेंट, इरेडा, कैनफिन होम के भी नतीजे आएंगे और IDBI बैंक, यूनियन बैंक और IDFC फर्स्ट बैंक के भी नतीजे आएंगे। सो बहुत सारे नतीजे हैं, इन सारे बैंकिंग काउंटर्स पर अपना ध्यान बनाए रखिएगा। कोटक बैंक का बोर्ड पूंजी जुटाने के लिए यानी फंड रेजिंग के लिए भी मिलेगा और पर्सिस्टेंट का बोर्ड शेयर विभाजन यानी शेयर स्प्लिट के लिए भी मिलेगा। इन पे भी चर्चा करेंगे, तो इसके बारे में भी ध्यान रखिएगा। 22 जनवरी को प्रधानमंत्री मोदी अयोध्या में राम मंदिर का उद्घाटन करेंगे। ये एक बहुत बड़ा इवेंट है भारत के लिए, इस पर अपनी नज़र बनाए रखिएगा। कोफोर्ज, स्पंदना स्फूर्ति, कोलगेट, IIFL सिक्योरिटी, इन सब के भी Q3 के नतीजे आएंगे। मन इंडस्ट्रीज का बोर्ड जो है वो पूंजी जुटाने के लिए चर्चा करेंगे। शोभा का बोर्ड जो है वो राइट्स इश्यू और पूंजी जुटाने के लिए भी चर्चा करेंगे और नोवा एग्रीटेक का IPO जो है वो 22 से 24 जनवरी तक खुला रहेगा, तो इस पर ध्यान बनाए रखेगा।
23 जनवरी की बात करते हैं, एक्सिस बैंक के क्वार्टर 3 के नतीजे जारी होंगे। साइन, डीएलएम, पिडिलाइट, जीएसएफसी, एलएनटी फाइनेंस, इन सारी कंपनी की भी क्वार्टर 3 के नंबर्स और जेएसडब्ल्यू एनर्जीज के भी नंबर्स जाहिर होंगे। ईपैक ड्यूरेबल का आईपीओ जो है उसमें पैसे लगाने का आखिरी दिन होगा 23 जनवरी को, तो इस पर भी ध्यान रखिएगा। 24 जनवरी की बात करते हैं, बजाज ऑटो और टेक महिंद्रा के नतीजे पर नजर रहेगी। कॉनकॉर, एक्साई, टीवीएस मोटर, कैनरा बैंक, इन सब के भी नतीजे डिक्लेयर होंगे, तो इन पे भी ध्यान बनाए रखिएगा। तो इनके साथ साथ भारत डायनामिक्स और पीएनबी हाउसिंग के भी नंबर्स आएंगे, तो इस पे भी ध्यान रखिएगा। 25 जनवरी की बात करते हैं, तो जनवरी वायदा सीरीज का एक्सपायरी का दिन भी होगा क्योंकि वो गुरुवार है। जेएसडब्ल्यू स्टील, सिप्ला और एसबीआई लाइफ के क्वार्टर 3 के नतीजे आएंगे। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, एसबीआई कार्ड और टाटा टेक के भी नतीजे आएंगे, तो इन सारे काउंटर्स पे अपना ध्यान रखिएगा। अमेरिका में जीडीपी और बेरोजगारी दावा के आंकड़े भी आएंगे, ध्यान रखिएगा इस पे। और फ्रांस के राष्ट्रपति जो इमानुएल मैक्रोन है, वो भी भारत आएंगे रिपब्लिक डे यानी गणतंत्र दिवस के सेलिब्रेशन के लिए, तो इस पे ध्यान रखिएगा। और 26 जनवरी को भारत का गणतंत्र दिवस है, तो घरेलू बाजार बंद रहेंगे, तो इन सारे क्यूज पर अगले वीक के लिए ध्यान रखिएगा। नहीं, काफी अच्छे से आपने बताया। तो 22 को भी ध्यान रखना है, राम आ रहे हैं उस दिन, तो भगवान श्री राम आ रहे हैं। और 26 जनवरी तो एक ट्रंकेटेड वीक भी है अगला हफ्ते 4, लेकिन नंबर्स काफी सारे हैं। और आप इनफैक्ट जो पहले कुछ नंबर्स बताए ना स्नेही ने, उनमें से कुछ स्टॉक्स तो अभी से रिएक्ट भी करने लगा है। क्विकली एरडा का एक स्टॉक ले लेते हैं। एरडा का स्टॉक इनफैक्ट आप देखिए राजेश, पिछले 2 दिन से बड़ी बड़ी मूव्स दिखा रहा है। आज भी आप एरडा का स्टॉक में देखें 10% का मूव है कि पहला नंबर भी कंपनी रिपोर्ट करेगी। आई नो चार्ट्स लिमिटेड होंगे, लेकिन फिर भी एक बार अगर आप चार्ट चेक करके बताएंगे, मोमेंटम ऑफ कोर्स ये बिफोर द नंबर्स है, ये मूवमेंट सस्टेन करेगी। कल हालांकि है हमारे पास दिन, लेकिन या फिर इन लेवल्स पे एक बार प्रॉफिट बुक कर ले, ऊपर के लेवल्स पर कहीं रेजिस्टेंस दिख सकती है। राजेश, ओके, ये मितेश से ले लेते हैं सवाल। मितेश, बहुत लिमिटेड चार्ट्स हैं एरडा के, लेकिन कोई राय होगी? चले ठीक है, बात नहीं हो पा रही है। एक बार एरडा के नंबर्स आने हैं। कैनफिन होम्स इनफैक्ट आप देखें तो लास्ट आवर में जो कैनफिन होम्स में भी मूव आई है, आपको याद होगा एनबीएफसीज में आज पूनावाला फिनकॉर्प ने भी अच्छा रिएक्शन दिया, क्योंकि कल पूनावाला के नंबर्स आए थे और डिसबर्समेंट भी जो फिगर्स आई थी उनकी वाई 57% बढ़ के आई। आप इस एंटिसिपेशन में कि कैनफिन होम के भी नंबर्स आ सकते हैं अच्छे, इनका भी एयूएम एक्सपेंशन होगा एरडा पे भी और कैनफिन होम्स पे भी, दोनों पे एक बार चार्ट चेक करके राजेश बताएं क्या सलाह रहेगी। एरडा को एक बार बुक कर लें या लिमिटेड चार्ट से, ऑफ कोर्स मेरा सवाल शायद आप पूरा सुन नहीं पाए होंगे, क्या व्यू रहेगा? बिल्कुल एडा में देखिए अपर सर्किट ऑलरेडी लगा हुआ है, तो मेरे हिसाब से तो होल्ड रखना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से स्टॉक में ये अपर सर्किट लगा हुआ है, हो सकता है ये मोमेंटम फर्दर हमें अगले सेशन में भी कंटिन्यू होते हुए दिखे अपवर्ड साइड में। स्टॉक ने प्रीवियस स्विंग हाई जो बने थे 123 के, उसको भी ब्रेकआउट किया है, तो यहाँ पे हमें लगता है कि 130 के स्टॉप लॉस से बने रहना चाहिए ईडा में, और अपसाइड में हो सकता है ये स्टॉक का मोमेंटम जो लिमिटेड डेटा है उसके हिसाब से जो लगता है वो करीब 150 की तरफ आते हुए लग रहा है। कैनफिन होम एक काफी टाइट रेंज में पिछले कई हफ्तों से स्टॉक ट्रेड करते हुए दिख रहा है। अगर हम देखें तो पिछले 5 महीनों से स्टॉक एक काफी टाइट रेंज में ही ट्रेड करते हुए दिख रहा है। जिस तरीके के ओवरऑल स्ट्रक्चर बने हुए, हमें लगता है कि यहाँ पे अगर 820 के लेवल अगर ये क्रॉस करता है तो एक बड़ा अपमूव इसमें आते हुए दिख सकता है टुवर्ड्स 880 और 900 की तरफ। तो अगर किसी के पास कैनफिन होम में पोजीशन है तो यहाँ पे एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस जो कि होना चाहिए 765 का, वो फॉलो करने की सलाह। स्टॉप लॉस के साथ कैनफिन होम में ट्रेड करना है और एरडा 150 तक के लेवल, जल्दबाजी होनी ही नहीं चाहिए बुक करने की, अभी रुकिए थोड़ा, ठीक है। लेकिन आज का ट्रेडिंग सेशन किस तरह से, आज हमने देखा कि प्राइवेट लार्ज कैप प्राइवेट बैंक में कंट्रीब्यूशन मिली, लेकिन ऑफ कोर्स एचडीएफसी का सपोर्ट नहीं था, हेवी वेट्स का आज सपोर्ट नहीं था। रिलायंस के नंबर से पहले बाजार वेट एंड वॉच मोड में, या फिर एक बार के लिए रिलायंस का ट्रेड हो भी चुका है। पिछले हफ्ते आपको याद होगा 7-8% चल चुका था, फ्लैट टू पॉजिटिव हालांकि, लेकिन एटलीस्ट वीक नहीं जा रहा रिलायंस। O2C कारोबार से क्या कुछ निकल कर आता है, इस पर हम बात पहले भी कर चुके हैं, लेकिन नंबर्स कई सारे कंपनियों के हैं आगे कंपनी वीक में, और आप देखें तो ट्रेड्स दिख रहे हैं। आईसीआईसीआई बैंक नंबर से पहले स्ट्रॉन्ग, और ये कल भी काउंटर वीक नहीं था। एक्सिस बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, 2 लार्ज कैप प्राइवेट बैंक्स, दोनों में मजबूती। हालांकि बैंक निफ्टी को सपोर्ट पीएसयू बैंक से इस वक्त नहीं मिल रहा, लार्ज कैप पीएसयू से, एचडीएफसी बैंक से नहीं मिल रहा, और निफ्टी पर हैवीवेट रिलायंस का सपोर्ट नहीं मिल रहा। इनफैक्ट आज इंडसइंड बैंक भी नंबर्स के बाद वीक हुआ, 3-3.5% की वहां एक ड्रैगर है। तो अब तक जो 2 बैंक्स प्राइवेट बैंक्स के नंबर
नंबर्स आए उसके बाद उन्हें ड्रैग पूरे इंडेक्स को इन दोनों ने किया है। दूसरे जो कुछ स्टॉक्स हैं उनमें आप तेज़ी क्विकली देखें तो अगर एनर्जी पैक के ONGC जैसे काउंटर 240 की तरफ बढ़ते हुए और भारतीय एयरटेल ऑलरेडी 1100 के ऊपर, वहां पर भी आपको 3.3% की तेज़ी दिख रही है। लार्ज कैप्स कुछ FMCG और फार्मा के नेम्स में आपको ब्रिटानिया, सन फार्मा में एक दूसरा ट्रिगर था। तो क्लियरली आपको स्पेसिफिक स्टॉक्स पिक करने होंगे जहां अर्निंग्स का ट्रिगर है या न्यूज़ का ट्रिगर है, उन्हीं में आपको मूव दिख रही है। बाजार में इस वक्त क्लियर एक डायरेक्शन नहीं दिख रही। आज 2 दिन के बाद एक बाउंस बैक जरूर दिखा और निफ्टी स्ट्रेंथ के साथ लगभग 175 पॉइंट्स की बढ़त के साथ जा रहा है। पर ये ना भूलें हम 500 साढ़े 500 पॉइंट गवा भी चुके हैं पिछले 2 दिन में, तो सिर्फ 150 पौने 200 पॉइंट्स की रिकवरी अब तक हुई है। शो को फिलहाल यही वाइंड अप करते हैं। हम तीनों को दीजिए इजाजत, लेकिन लगातार मार्केट्स पर अपडेट बने हुए।